फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शुभम। तो जैसा कि हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी विज्ञान का, जिसमें कि पहले लेक्चर में हमने बात किया था पदार्थ के बारे में और उसके साथ साथ पदार्थ के कण किस चीज़ से बने हुए हैं उसके बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और कैसे होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ को हम देखते हैं तो ये मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हमारे आसपास की हैं ये मुख्यतः ठोस हैं, द्रव हैं और गैस हैं। तो अब हम इन तीनों का अलग अलग देखेंगे कि ठोस में क्या इसका गुण होता है, द्रव में क्या होता है और गैस में। तो ठोस को समझने के लिए इसमें जो क्रियाकलाप आपके बुक में दिया गया है कि इसमें कहा गया है कि आप एक पेन लीजिए, किताब लीजिए, सुई और लकड़ी की छड़ लीजिए। इसको करिए क्या कि इसको लेने के बाद इसको आप इसके चारों तरफ पेंसिल से घुमाकर उसका रेखांकित चित्र बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर हम ये बुक लेते हैं तो इसको नीचे रख के कॉपी पे पेंसिल से ऐसे इसका चित्र बनाइए। तो ऐसे में क्या पता लगता है चित्र बनाने से कि इस तरीके से करने से अब पता क्या लगेगा कि जो हमारा चित्र बनेगा, मतलब कि जो ठोस है उसका एक निश्चित आकार है और इसकी स्पष्ट निश्चित सीमा है। मतलब कि इसका जो लंबाई चौड़ाई रहेगा वो स्थिर रहेगा। ये नहीं कि वो किसी केस में अलग रहेगा, किसी केस में अलग मतलब कि ज़्यादा रहेगा। उसके साथ साथ जो इसका आयतन रहेगा, आयतन का मतलब यहाँ पर है कि जो भी वस्तु हम लेंगे उसका जो लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा और ऊंचाई रहेगा। आयतन मीन्स ये तीनों हुआ, ये तीनों निश्चित रहेंगे। साथ साथ यहाँ पे एक टर्म दिया गया है कि नगण्य संपीड्यता रहेगी। नगण्य संपीड्यता का मतलब ये हुआ कि वो जो वस्तु रहेगा उसमें दबाने पर दबेगा नहीं। संपीड का मतलब होता है दबाना। ठीक है, तो मतलब कि ठोस पदार्थ में दबाने पर वो दबेगा नहीं। उसके साथ साथ बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। मतलब कि अगर हम किसी सॉलिड वस्तु पर अगर बाहर से अगर बल लगाते हैं तब भी वो अपने उस रूप को बनाए रखते हैं। और बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। मतलब कि जो सॉलिड वस्तु होती है ये टूट तो सकता है लेकिन ये अपने आकार में जल्दी परिवर्तित नहीं करेगा। जैसा कि अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। आपने जो तीनों को उदाहरण लिया है उसी से आप इसको अच्छे समझ सकते हैं कि हमने जो सुई का उदाहरण लिया था, फिर उसके साथ बुक हो गया। तो इन सब के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हाँ, कि इसको आप क्या करेंगे कि इन सभी चीज़ों को आप इसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको आप प्रेशर करेंगे, मतलब कि दबाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ठोस के बारे में विचार करने में हमें क्या पता लगा कि ठोस में कौन कौन सा गुण होता है। पहली जो इसकी क्वालिटी होती है वो ये है कि इसका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, मतलब कि जो सॉलिड होता है इसकी एक निश्चित आकार होता है, साथ ही साथ इसकी स्पष्ट सीमाएं और निश्चित आयतन होता है। अब बाह्य बल लगाने पर ये टूट जाता है लेकिन इसके आकार में परिवर्तित नहीं होगा। तो इसीलिए इसके इस गुण के कारण कि ये बल लगाने पर टूट जाता है लेकिन आकार में परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ सॉलिड के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसा कि पहला जो सॉलिड में दिया गया है कि रबड़ बैंड। रबड़ बैंड क्या है कि इसको भी सॉलिड का एक फेस माना गया है। क्यों? क्योंकि इसको जब खींचते हैं, खींचने पर जब बल लगा के छोड़ देते हैं तो ये फिर से अपने शेप में आ जाता है। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के बर्तन में अगर आप चीनी या नमक को रखते हैं तो ये भी उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इनको भी सॉलिड फेस कहा गया है। और उसके साथ साथ जो स्पंज होता है इसको भी सॉलिड कहा गया है, जबकि ये दबता है तो फिर भी, जबकि हमने इसको गुण पढ़ा था कि इसका आकार निश्चित रहता है, लेकिन रबड़ बैंड का आकार तो निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी इसको माना गया है। दूसरा चीज़, बर्तन में जिसमें हम चीनी या कुछ रखते हैं तो अब उसका आकार बदल जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस सभी कारण ये है, इसका दिया गया एक्सप्लेनेशन
कि बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार तो बदल जाता है, लेकिन बल हटाने पर वो मूल आकार में आ जाता है। और जो नीचे मैंने बताया था कि ज़्यादा बल लगाएंगे तो टूट जाता है। तो इन्हीं सब गुण के कारण इसको क्या कहा जाता है कि ये ठोस का प्रकार है। उसी के साथ साथ जो दूसरा यहाँ पर क्वालिटी है मतलब शक्कर या नमक का, इसमें क्या है कि इसके जो क्रिस्टल रहते हैं उनका आकार जो है निश्चित होता है। उसको जिस बर्तन में रखेंगे वो खाली उसके अनुसार उसका रूप बदलता है। मतलब कि चीनी का जो मान लीजिए अगर ऐसे है, नमक इस तरीके का है, तो इसका आकार जो है वो निश्चित ही रहता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। और वहीं अगर हम तीसरी चीज़ अगर स्पंज की बात करें तो ये क्यों संपीड़ित का गुण रखता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसलिए जो है ये क्या होता है कि दबाने पर दब जाता है, लेकिन बल हटाने पर ये फिर अपनी संभव स्थिति में आ जाता है। इसलिए इन तीनों मतलब जो ठोस का जो मैंने प्रॉपर्टी बताया है, ये तीनों तो फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके अलावा भी ये सॉलिड में आते हैं। क्यों? क्योंकि बल लगाने पर ये रूप में परिवर्तित तो कर लेते हैं, लेकिन हटाने पर फिर अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। तो इसी कारण जो है इन सभी को भी जो है ठोस का प्रकार बताया गया है। तो ये तो हो गया हमारा सॉलिड का। अब हम आते हैं अगले में स्टेज में पदार्थ की, जो कि है द्रव। तो द्रव को अवस्था में क्या होता है, इसको समझने के लिए जो आपको प्रैक्टिकल दिया गया है 1.10, इसमें बताया गया है कि वस्तुओं को आप लीजिए जो लिक्विड फॉर्म में होता है। मतलब कि जैसे जल लीजिए, खाने का तेल लीजिए, और जूस और दूध लीजिए। तो इन सब में होता क्या है कि इन सब को आप जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी का रूप ले लेता है। मतलब जिस तरीके का बर्तन रहता है उसी का आकार ले लेता है। और इसका लेकिन इसके साथ साथ इसका जो आयतन रहता है वो निश्चित रहता है। मतलब कि आप इस तरीके का अगर बर्तन लेते हैं, दूसरा इस तरीके का और इस तरीके का लेंगे, तो इन सभी में इसका जो आयतन रहेगा, मतलब कि अगर इसमें अगर 1 kg आता है तो इसमें भी वही मात्रा आएगी और इसमें भी वही मात्रा। बस अंतर क्या होगा कि सभी का आकार जो है अलग अलग हो जाएगा। और क्योंकि इनका आकार सेम नहीं है तो इसलिए ये दृढ़ नहीं होते, इनमें बहने का गुण होता है। और बहने के गुण के कारण इसको क्या कहा जाता है, तरल कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको तरल कहा जाता है। और उसी के साथ साथ इसमें एक विसरण का गुण होता है। विसरण के गुण के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाला लेक्चर जो कि 1.4 और 1.5 क्रियाकलाप में देखा हुआ था। विसरण मतलब क्या बताया गया था कि सॉलिड और द्रव का मिश्रण, मतलब कि जो पानी था, पानी में नमक या चीनी डालने पर वो उसके रिक्त स्थान में भर जाता था। इस गुण को ही विसरण के लिए बताया गया था। तो होता क्या है कि ये जो विसरण का गुण होता है ये गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी में पाया जाता है। मतलब कि ये सॉलिड में तो पाया ही जाता है, लिक्विड में उसके साथ साथ गैस में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि लिक्विड में आप सॉलिड को भी विसरण कर सकते हैं, मतलब घोल सकते हैं, और गैस को भी। गैस में आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को घोल रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो जलीय जंतु होते हैं, इनको जीवित रहने के लिए, जलीय जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो इसी विसरण के गुण के कारण ही जो है जल में घुलते हैं, जैसे कि सभी जीवधारी सांस लेते हैं। और जलीय जंतु इस घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही जो है जल में सांस लेते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि द्रव में क्या हो सकता है, ठोस भी मिल सकता है, द्रव भी मिल सकता है, और गैस, ये तीनों चीज़ का विसरण संभव है। तो ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। इसलिए द्रव अवस्थान पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, जबकि सॉलिड के जो कण होते हैं वो द्रव की कणों की अपेक्षा रिक्त स्थान उसमें अधिक नहीं होती। मतलब कि सॉलिड के जो कण होते हैं उनके कण बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए इनका जो है दृढ़ होते हैं, क्योंकि इनका रूप हम बदल नहीं सकते, लेकिन द्रव का हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं आगे गैसीय अवस्था पे, जो कि पदार्थ की तीसरी अवस्था हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसा कि इसको समझने के लिए जो समझ सकते हैं कि जैसा आपने जो गुब्बारे वाले को देखा होगा, वो करता क्या है कि एक सिलेंडर लिया रहता है, मतलब कि छोटी सी सिलेंडर रहता है, पानी के जैसा सिलेंडर रहता है, लेकिन उसमें इतनी हवा रहती है जिससे वो बहुत सारे गुब्बारे को फुला सकता है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिलेंडर में क्या है, गैस है, और इसमें कितना अधिक मात्रा में भरा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें संपीड़न का गुण होता है। संपीड़न मतलब कि दाब का गुण होता है।
इसी गुण के कारण जो है इसमें हम अधिक मात्रा में गैस को भर सकते हैं, और जब इससे वो गुब्बारा को भरता है तो बहुत सारे गुब्बारा को भर पाता है। तो इसको समझने के लिए जो आपका प्रैक्टिकल दिया गया है वो ये है कि आप इसके लिए एक इंजेक्शन लीजिए, मतलब कि 3 इंजेक्शन लीजिए, और तीनों इंजेक्शन में पहले वाली जो इंजेक्शन रहेगा उसमें हवा रहने दीजिए, दूसरी वाले में जल और तीसरी वाले को चौक। फिर उसके बाद उसके आगे क्या करिए कि रबड़ के काक से उसके मुंह को बंद कर दीजिए, मतलब कि जो उसका सिरिन वाला जो साइड रहेगा, ये जो नीचे वाला है, यहाँ पर एक रबड़ का काक लगा के बंद कर दीजिए। और एक में गैस लीजिए, दूसरे सिलेंडर में जो दिया गया है कि चौक लीजिए, और तीसरी में हवा। फिर इसके जो ये पीछे वाला भाग होता है जिसको पिस्टन कहा जाता है उसको निकाल दीजिए, और ये सभी जो मैंने आपको बताया आपको इस पीछे से ही भरना है। फिर इसको आप पिस्टन लगाइए दोबारा, फिर इसको आप इसको दबाएंगे, पिस्टन को पुश करेंगे, तो आप तीनों में देखेंगे कि इसमें ज़्यादा हमें दाब लगाना पड़ता है। ठीक है, मतलब दाब का सेंस यहाँ पर ये है कि कौन सी चीज़ आप अधिक मात्रा में भर पाते हैं। तो ऐसा करने पर जब आप देखेंगे तो आपको क्या अनुभव होगा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों को अधिक जो है संपीड़ित करना पड़ता है। तो इस संपीड़न के गुण का प्रयोग जो है क्या किया जाता है कि सॉलिड सिलेंडर फॉर्म जो कि बने रहते हैं मेटल के, मतलब कि धातु के, उसमें हम गैसों को भरते हैं, और इन्हीं का हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा खाना बनाने में कौन सी गैस, जैसा कि हम जानते हैं कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको कि शॉर्ट में एलपीजी भी कहा जाता है। पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल अस्पतालों में जो ऑक्सीजन जो दिया जाता है उस सिलेंडर में भी इसी तकनीक का प्रयोग करके गैसों को संपीड़ित करके भरा जाता है। और अगर वाहनों की बात करें तो वाहन में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस, जिसको कि हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है, उसको भर के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संपीड़न होता क्या, ये काफ़ी अधिक होने के कारण गैसों में अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके भर देते हैं, जिससे कि इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद मिलती है। उसके साथ साथ गैसों में होता क्या है कि इसमें एक गुण ये भी होता है कि बहुत तेज़, मतलब ये फैलता है। जैसे कि हमने पहले वाले में पढ़ा हुआ था कि जो उसके कण होते हैं पदार्थ के बहुत तेज़ फैलते हैं, तो उसमें पदार्थ के कौन सी अवस्था में कण बहुत तेज़ फैलते हैं, तो वो हो जाएगा गैस की अवस्था। ठीक है, तो इसमें होता क्या, जैसे कैसे फैलता है, अगर इसको क्रियाकलाप को देखें तो हम रसोई गैस से बिना जाए बता सकते हैं कि जो अगर गैस लीकेज होती है तो अपनी नाक के माध्यम से हम बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर खाना बना हुआ है तो उसके कण वायु मिल जाते हैं और फैल के बता सकते हैं कि खाना की गंध कहाँ से आ रही है। तो ऐसा ये सब क्यों मुमकिन है, ऐसा इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि ये जो गैस होता है ठोस और द्रवों की तुलना में अधिक विस्तृत करता है। मतलब कि ये जो गैस होता है इसमें एयर के पार्टिकल्स बहुत जल्दी जो है मिल जाते हैं, इसी कारण ये पॉसिबल होता है। उसके साथ साथ कणों की तेज़ गति और अत्यधिक रिक्त स्थान भी इसमें पाया जाता है। इसको समझने के लिए जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये कितने पास हैं, और द्रव के पार्टिकल्स देखेंगे तो इनके बीच रिक्त स्थान है और ये लगातार गति करते हैं। लेकिन अगर आप गैस के देखें तो इनके बीच दोनों के अपेक्षा और भी ज़्यादा जो है रिक्त स्थान है। ठीक है, और रिक्त स्थान होने के साथ साथ ये निरंतर क्या कहते हैं कि द्रव से भी जो है तेज़ गति करते हैं। इसीलिए जो इनका जो सिलेंडर का में इसको रखा जाता है वो बाहर से बहुत ही मजबूत रहता है कि वो फटने का डर न रहे। ठीक है, तो इसको तेज़ गति से चलने के कारण ही, मतलब ये गतिशील होने के कारण ही इसमें क्या होता है कि इसी कारण इसको दूर से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ महक रहा है। तो अब उसके साथ साथ जो है गैसीय अवस्था कणों की जो गति होती है वो अनियमित होती है, क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत तीव्र गति चलते हैं। इस अनियमित गति कारण ही ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर गैस कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल बल के कारण गैस का दाब बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो गैस का दाब होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में लगता है, जिससे होता क्या है कि उसकी जो जिस बर्तन में इसको रखा जाता है उसकी दीवारों को बहुत मोटा और चारों तरफ से पैक करके रखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पदार्थ की जो है तीनों अवस्थाओं के बारे में देखा कि कौन कौन सी स्टेज होती है
और इसके जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने तीनों स्टेज को पढ़ लिया तो इसको आप अप्रेस कर सकते हैं। दिक्कत रहेगा तो आप क्वेश्चन नंबर बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर दूंगा। तो इसी के साथ हमने आज इस लेक्चर में देखा है। अब आगे हम जो है पदार्थ की अवस्थाएं एक से दूसरे में कैसे बदलती हैं, मतलब कि सॉलिड से गैस में कैसे बदलेंगी, गैस से लिक्विड में कैसे बदलेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में दिखाया जा रहे बटन को दबा के लाल बटन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।